Hello plus one class. Today we are going to start our next topic that is चाइना. तो आज से हम जो है थोड़ा बहुत चाइना के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद जो है हमारा जो ये चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा. तो चाइना की हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे. इससे पहले जो है हमने टॉपिक जापान के बारे में पढ़ा था, जापानीज़ हिस्ट्री पढ़ी थी, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसकी प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, उसके अंदर क्या क्या हुआ था वो सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं. तो आज हम जो टॉपिक लेंगे चाइना. तो चाइना का हम पढ़ेंगे कि इनका जो मॉडर्नाइजेशन के लिए पाथ था वो कैसा था, या कैसे ये मॉडर्नाइज हुई कंट्री, और क्या पहले कैसी थी और बाद में कैसी थी. तो स्पेशली जो चाइना के टारगेट्स थे ना वो तीन चीज़ों पे रहा करते थे. वन इज़ सॉवरेनिटी. सॉवरेनिटी मीन्स ऐसी गवर्नमेंट जो पब्लिक के द्वारा चूज़ की जाती है. जैसे हम इसे रिपब्लिक भी कह सकते हैं, मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो पब्लिक के द्वारा चूज़ की जाती है उसे हम क्या कहेंगे, सॉवरेनिटी. तो चाइना का जो मेनली टारगेट था वो तीन चीज़ों पे टारगेट था. वन इज़ सॉवरेनिटी एंड अदर इज़ एंड ऑफ फॉरेन ऑक्यूपेशन. एंड ऑफ फॉरेन ऑक्यूपेशन यानी जो कॉलोनाइजेशन चल रहा था या जो फॉरेन के लोग थे वो रूलिंग पावर को अपनी एक्सपेंड कर रहे थे, तो इस चीज़ को भी वो ख़त्म करना चाहते थे. इनका ये टारगेट था कि चाइना से ये सब कुछ जो है ख़त्म हो जाए. और थर्ड वन जो थी वो थी कि वो इक्वालिटी लाना चाहते थे प्लस डेवलपमेंट लाना चाहते थे. क्या लाना चाहते थे, इक्वालिटी और डेवलपमेंट. तो ये तीन टारगेट थे जो चाइना अचीव करना चाहता था, चाइना अपनी कंट्री में लाना चाहता था. तो इन तीन टारगेट को अचीव करने के लिए तीन ग्रुप्स जो थे उन्होंने बहुत पार्टिसिपेशन दिया था. तो हमने इंट्रोडक्शन में एक डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, किंग डायनेस्टी के बारे में, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो वही वाली किंग है, लेकिन इसकी जो स्पेलिंग है उसमें क्यू आ जाता है ना कि के. तो ये जो किंग डायनेस्टी थी, उनके जो रिफॉर्मर्स हुए थे इस डायनेस्टी में, जो रिफॉर्मर्स का मतलब जो चेंजेस लेकर आते हैं. क्या लेकर आते हैं, चेंजेस. तो दो रिफॉर्मर्स की ये बात यहाँ पर आई है. एक थे कैंग योई, जिनका जो लाइफ स्पैन था दैट इज़ 1858 टू 1927 का. एंड सेकेंड पर्सन जो थे या सेकेंड रिफॉर्मर जो थे दैट इज़ लियांग केचो. और इनका जो लाइफ स्पैन था दैट इज़ 1873 टू 1929. तो ये जो दो रिफॉर्मर्स थे ये चाहते थे कि जो मोनार्की सिस्टम है वो ख़त्म हो जाए और यहाँ पर क्या आ जाए, रिपब्लिकेशन आ जाए, या हम कहेंगे रिपब्लिकन आ जाए, रिपब्लिकन रेवोल्यूशनरीज आ जाए. मतलब ऐसी गवर्नमेंट चूज़ करी जाने लगे जो लोगों के द्वारा चूज़ की जाए. तो ये जो थे वो चाहते थे. और सेकंड क्या हुआ था, एक पर्सनालिटी थी, यानी जब ये टारगेट इन्होंने अचीव कर लिया, रिफॉर्म हो गया, तो एक पर्सन आए थे जिनका नाम था सन येट सेन. तो ये क्या थे, ये एक फर्स्ट पर्सन ऐसे थे जो रिपब्लिकन बने थे. मतलब हम कहेंगे कि जो फर्स्ट प्रेसिडेंट चाइना के चूज़ किए गए थे, या हम कहेंगे रिपब्लिक के. तो लोगों ने इलेक्शन किया था या इलेक्शन हुए थे, लोगों ने इसे अपना प्रेसिडेंट चुना था. तो ये जो रिफॉर्म्स हुए थे, यानी फर्स्ट टारगेट इन्होंने अचीव कर लिया था, सेकंड टारगेट इन्होंने यानी रिपब्लिकन बना दिया था. अब जो थर्ड था इक्वालिटी एंड डेवलपमेंट, इसको लाने के लिए चाइना में जिसने एफर्ट्स किए थे उसको कहा जाता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसे सीसीपी के नाम से भी जाना जाता है. तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो थी यानी सीसीपी जो थी, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया था कि जो लोअर क्लास या लेबर क्लास है उन्हें सोसाइटी में कुछ रेपुटेशन दी जाए, रेस्पेक्ट दी जाए, यानी उनका मोरल बूस्ट किया जाए, कुछ इक्वालिटी जो है वो उन्हें दी जाए, यानी इक्वालिटी और उनका डेवलपमेंट किया जाए. तो ये जो टारगेट था वो कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी ने किया था. ठीक है जी. तो ये थे जो चाइना के टारगेट रहा करते थे शुरू से ही.
चाइना की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो क्या हुआ था, कहता है कि जो 16th और 17th सेंचुरी का टाइम पीरियड था ना, उस टाइम पीरियड में चाइना के अंदर ज्यूसिट मिशनरीज आई थी। ज्यूसिट मतलब ऐसे लोग जो ज्यूसिस के फॉलोवर्स हुआ करते हैं, जीसस क्राइस्ट के यानी क्रिश्चियनिटी के। मिशनरीज मतलब ऐसे लोग जो कुछ एक पर्टिकुलर मिशन जो है उसे प्लान कर कर आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मिशनरीज। तो ज्यूसिट मिशनरीज जो थे वो क्या करते हैं, चाइना के अंदर वेस्टर्न साइंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी ये वेस्टर्न कल्चर को लेकर आते हैं और चाइना के लोगों के अंदर उनके लिए इन्फ्लुएंस या उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वेस्टर्न साइंस को ये वहाँ पर क्या प्रमोट करते हैं। और वेस्टर्न साइंस के कौन कौन से सब्जेक्ट, फर्स्ट इज़ एस्ट्रोनॉमी एंड सेकेंड इज़ मैथमेटिक्स। तो ये दो जो सब्जेक्ट्स थे इन पे एम्फेसाइज किया गया था ज्यूसिट मिशनरीज के द्वारा चाइना के अंदर। तो बहुत पब्लिकेशन या बहुत प्रमोशन किए गए थे, बहुत वैल्यूज़ इनकी समझाई गई थी। फिर 19th सेंचुरी का जब टाइम पीरियड आया ना, तो अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि चाइना की हिस्ट्री क्या थी, यानी चाइना में क्या क्या हुआ था। तो जब 19th सेंचुरी का टाइम पीरियड आया था ना, तो जो ब्रिटेन था ना वो चाइना के साथ बिजनेस कर रहा था। किस चीज़ का, यानी वो चाइना की टी को बहुत प्रेफर किया करता था, सिल्क को बहुत प्रेफर किया करता था एंड पोरिक्लेन को। तो ये जो तीन आइटम्स हैं ना, ये चाइना से लेना पसंद करता था ब्रिटेन। और बदले में जो ब्रिटेन है, ये आइटम्स किसकी हैं, चाइना की हैं। और ये चाइना किसको दे रहा है, ब्रिटेन को। तो ब्रिटेन बदले में चाइना को क्या दे रहा था, सिल्वर दे रहा था। क्या दे रहा था, सिल्वर। जिस वजह से जो ब्रिटेन का बहुत सारा सिल्वर जो था ना वो चाइनीज़ ट्रेडिंग में यूज़ होता जा रहा था। तो ब्रिटेन जो थे वो बहुत ज़्यादा शातिर माने जाते थे, या हम कहेंगे कि एक तरफ से ऐसा होना भी चाहिए था। तो उन्होंने एक स्ट्रेटेजी लगाई। जैसे कि हम जानते हैं कि उस टाइम पीरियड पे इंडिया पे ब्रिटिश का रूल था, ब्रिटेन वालों का रूल था। तो इंडिया के साथ भी इनकी ट्रेडिंग चल रही थी। ये अपना रॉ मटेरियल सारा ब्रिटेन में भेजा करते थे और फिर उसके गुड्स जो थे वो इंडिया में सेल किया करते थे। तो इन्होंने कहा कि हम जो अब ये क्या कर रहे थे, तीन कंट्रीज़ के अंदर ट्रेड कर रहे थे, एक ब्रिटेन, एक इंडिया और एक चाइना। तो ये चाइना से क्या करवा रहे थे, ब्रिटेन में टी और सिल्क का मान लो ट्रेड करवा रहे थे। बदले में इन्हें सिल्वर देना होता था। अब ये सिल्वर जो है वो देना नहीं चाहते थे, तो वो क्या कर रहे थे, चाइना को कह रहे, इंडिया को कह रहे थे कि तुम जो हो चाइना में क्या दे दो, ओपियम दे दो। ओपियम मतलब एडिक्शन, यानी अफीम। क्या दे दो, अफीम दे दो, जिससे नशा वगैरह होता है। तो इंडिया चाइना को ओपियम दे रहा था और बदले में चाइना जो है वो ब्रिटेन को टी और सिल्क। और इंडिया और ब्रिटेन का आपस में तो ट्रेड चल ही रहा था, क्योंकि इंडिया के ऊपर किसका कंट्रोल था उस टाइम पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल था। तो इस वजह से यहाँ क्या हो रहा था, ये सारा सिस्टम हो रहा था। और अफीम की वजह से जो चाइनीज़ पीपल थे ना, यानी चाइनीज़ थे, वो एडिक्टेड होते जा रहे थे। क्या होते जा रहे थे, एडिक्टेड होते जा रहे थे। और वहाँ की जो डायनेस्टी थी, किंग डायनेस्टी, उसे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। किसी को भी नहीं पसंद होएगी कि जो उसकी प्रजा है, उसकी पब्लिक है, जो उसका सब्जेक्ट है, वो एडिक्टेड होता जाए। तो किंग डायनेस्टी ने क्या कर दिया, ब्रिटेन के साथ वॉर किया। क्या किया, वॉर किया, जिसे क्या कहा जाता है, ओपियम वॉर कहा जाता है। ओपियम वॉर हुआ और ये 2 टाइम्स हुआ। क्या हुआ, 2 टाइम्स हुआ। और एक जो वॉर हुआ था वो 1839 और 42 में हुआ था। और दोनों ही बार किसकी हार हुई थी, चाइना की हार हुई थी। तो चाइना जो था वो डिफीट कर जाता है इस ओपियम वॉर में ब्रिटेन के साथ। तो अल्टीमेटली जो चाइना था वो हार गया था। लेकिन इसी वजह से चाइना ने ये फील किया कि जो उनकी आर्मी है ना वो बहुत ज़्यादा वीक है और उन्हें अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ठीक। और सेकंड, उन्होंने सोचा कि एजुकेशन को भी प्रमोट करना चाहिए और अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना चाहिए, जिससे वो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जो है वो अपनी कंट्री के अंदर एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये चाइना की कुछ प्लानिंग थी। आफ्टर गेटिंग डिफीशन इन
ओपियम वॉर। तो उन्होंने फील किया कि आर्मी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हमें अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, एजुकेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा जिसकी हेल्प से हम अपनी एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जो है एस्टेब्लिश कर सकें। क्यों ये करना चाहता था? क्योंकि चाइना उस टाइम देख रहा था कि जो ब्रिटेन है या ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इंडिया और पोलैंड के ऊपर बहुत अच्छी तरह से क्या कर रखा है, कॉलोनाइजेशन कर रखा है या अपना एम्पायर बना रखा है। तो वो नहीं चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो चाइना के ऊपर भी रूल करने लग जाए। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी समझा, एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना ज़रूरी समझा और उन्होंने ये भी समझा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे भी फ्रेम किया जाए ताकि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पर बनाई जाए। तो चाइना में क्या चल रहा था, एक ट्रेडिशनल वे चल रहा था, यानी लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे और वो जो था दैट इज़ कॉन्फ्यूशियनिज़म। कॉन्फ्यूशियनिज़म ये एक ट्रेडिशन जो था जो चाइना में फॉलो किया जाता था और इस ट्रेडिशन में किसकी टीचिंग्स दी जाती थी? कन्फ्यूशियस की। ये एक पर्सन का नेम है, इसकी टीचिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता था और इसी ट्रेडिशन को क्या किया जाता था? फॉलो किया जाता था। अब इस ट्रेडिशन की क्या खासियत थी? इस ट्रेडिशन की ये खासियत थी कि इस ट्रेडिशन में जाने के बाद ना चाइनीज़ पीपल जो थे ना वो ईजिली वेस्टर्न कल्चर या किसी और कल्चर को अडॉप्ट नहीं कर पाते थे, यानी वो सोशल रिलेशनशिप जो थे डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ एस्टेब्लिश करने में फेल हो जाते थे। तो इस ट्रेडिशन की ये खासियत थी। फिर चाइना ने ये सोचा कि अगर उसे ये सब कुछ पाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? वेस्टर्न कल्चर या मॉडर्न टेक्निक्स को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। तो चाइना ने प्लान किया कि वो अपने स्टूडेंट्स को फॉरेन भेजेगा। कहाँ कहाँ? जापान में, ब्रिटेन में एंड फ्रांस में, ताकि इन 3 कंट्रीज से ये टेक्नोलॉजी को सीख कर आएँ और फिर इस टेक्नोलॉजी को अपनी ही कंट्री चाइना में एग्जीक्यूट करें या इम्प्लीमेंट करें ताकि उसका जो डेवलपमेंट है वो किया जा सके। उन्होंने ऐसा किया, स्टूडेंट्स को बाहर भेजना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब स्टूडेंट्स वापस आए वो टेक्नोलॉजी तो सीख कर आए ही आए, प्लस एक चीज़ और भी सीख कर आए, दैट इज़ रिपब्लिकन। वो एक चीज़ भी सीख के आए कि एक कंट्री को रिपब्लिकन होना बहुत ज़रूरी है उसके डेवलपमेंट के लिए। रिपब्लिकन मतलब ऐसी गवर्नमेंट जिसको पब्लिक के द्वारा चूज़ किया जाता है। जैसे इंडिया की गवर्नमेंट है वो एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट है, या इंडिया जो है एक रिपब्लिकन कंट्री है जिसके अंदर पब्लिक द्वारा जो है पर्सन को चुना जाता है एक गवर्नमेंट को चलाने के लिए। तो ये जो चीज़ थी वो वहाँ से सीख कर आए, साथ साथ टेक्नोलॉजी की जो स्किल्स थी वो भी लेकर आए। तो उन्होंने भी क्या किया कि इस चीज़ को प्रमोट करना शुरू कर दिया कि हमारी कंट्री को भी क्या होना पड़ेगा? रिपब्लिकन होना पड़ेगा। तो 1905 में एक और न्यू चेंज हुआ था। एक एग्ज़ाम दिया जाता था रूलिंग एलाइट के लिए या एलाइट रूलिंग के लिए, यानी जिसमें हाई सोशल क्लासेस जो थी वो रूलर्स बनती थी, उसके लिए एक एग्ज़ाम दिया जाता था। तो इस चीज़ को भी उन्होंने क्या कर दिया था? ख़त्म कर दिया था। क्यों? क्योंकि अब ये कुछ नहीं होगा, कोई भी डायनेस्टी जो है वो रूल नहीं करेगी। ए कंट्री शुड बी और मस्ट बी इन दैट काइंड ऑफ गवर्नमेंट विच विल बी या वुड बी चूजन बाय पीपल। तो ये जो था चाइना के अंदर स्टार्ट हो गया था, यानी रिपब्लिकेशन जो था वो रिपब्लिकन रेवोल्यूशनरी वहाँ पर आ गई थी। तो ये थी चाइना की थोड़ी हिस्ट्री जो हमारी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है। आई होप आपको समझ आई होगी। After discussing this topic, if you have any doubt, please let me know. Otherwise, don't forget to do your work timely and don't forget to pray for everyone. See you in next video with new topic. Till then, take care.